बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के आज की क्लास में हम ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर में वोल्टता धारा संबंध को फाइंड आउट करने के लिए ट्रांजिस्टर के तीन विन्यास हम देखते हैं। कितने विन्यास? तीन विन्यास होते हैं। तो ट्रांजिस्टर के जो तीन विन्यास हैं, ट्रांजिस्टर के तीन विन्यास होते हैं। किसके लिए? वोल्टता धारा संबंध के लिए तीन विन्यास में लगाया जा सकता है। पहला कॉमन बेस यानी कि उभयनिष्ठ आधार संरूपण विन्यास। नंबर 2 कॉमन इमीटर विन्यास यानी कि जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। और नंबर 3 कॉमन कलेक्टर यानी कि उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। तीन प्रकार के विन्यास हमें यहाँ पढ़ने को मिलते हैं वोल्टता धारा संबंध के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन बेस उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर। तो उभयनिष्ठ आधार संरूपण में ट्रांजिस्टर किस प्रकार से रहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या रहता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमने एक पीएनपी, कौन सा? पीएनपी ट्रांजिस्टर को, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को जो है हमने उभयनिष्ठ आधार संरूपण की स्थिति में लिया है। और पीएनपी के स्थान पर हम इसे एनपीएनपी ले सकते हैं। फिर डायरेक्शन धारा का जो है चेंज हो जाएगा। तो और जो ईबी संधि है उसे अग्र बायस में रखते हैं और बीसी संधि को पश्च बायस में रखते हैं। तो यहाँ जो है हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर को जो है लिया है किसके लिए? उभयनिष्ठ आधार संरूपण की स्थिति में। तो जब ट्रांजिस्टर के आधार को निवेशी और निर्गत के मध्य, जब ट्रांजिस्टर के आधार को निवेशी और निर्गत के मध्य रखा जाता है तो उभयनिष्ठ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की संरूपण की स्थिति को कहते हैं उभयनिष्ठ आधार संरूपण विन्यास वाला ट्रांजिस्टर। तो इसका जो परिपथ डायग्राम है वो इस तरह से रहता है, सर्किट डायग्राम कंप्लीटली। तो अब इसके वोल्टता और धारा विन्यास को हम समझेंगे। वोल्टता धारा विन्यास के जो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं उनको हम देखेंगे। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। ई और बी, ये सी रहा, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर धारा के डायरेक्शन पी से एन की ओर है। यहाँ आई ई बी संधि को अग्र बायस में रखना है, इसलिए पी को हम प्लस से, बैटरी के प्लस से, और बी को जो है बैटरी के माइनस से हम कनेक्शन कराते हैं। ये जो बीसी संधि है इसे हम पश्च बायस में रखते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स बायस में। तो पी को हम माइनस से जोड़ते हैं बैटरी के, और जो बी है इसका ये से प्लस से जोड़ते। तो इस प्रकार जो है सीबी जो संधि पश्च बायस में या अग्र बायस में रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके वीआई वक्रों को, यानी कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो जो कॉमन बेस विन्यास होता है, इस कॉमन बेस विन्यास में निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के अंतर्गत जो हमारी वीसीडी है, वीसीडी यानी कि वोल्टता संग्राहक और बेस यानी कि सीबी संधि के बीच में जो वोल्टता है उसको क्या रखते हैं? हम कांस्टेंट रखते हैं। और निवेशी वोल्टता जो है हमारे पास, निवेशी वोल्टता वी ईबी
और जो निवेशी धारा है आई इनके मध्य जो है निवेशी धारा आई के मध्य जो है हम वक्र लेते हैं, यानी कि VEB और IE के मध्य जो है हम वक्र लेते हैं। कौन सा? निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र। किसको कांस्टेंट रखते हुए? VCB को कांस्टेंट रखते हुए। इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। हम आप लोगों के BSc पार्ट सेकेंड ईयर में इससे संबंधित प्रैक्टिकल भी रहता है। तो इस तरफ तो लेते हैं हम IE निवेशी धारा, ये निवेशी वोल्टता VEB, ठीक है, और ये 0 मूल बिंदु। तो VCB को हमें कांस्टेंट क्या रखना है? VCB को कांस्टेंट रखते हुए हम वक्र खींचेंगे तो वक्र इस तरह से मिलते हैं हमें। तो VCB बराबर 0, VCB बराबर जो है -4 वोल्ट, VCB बराबर -6 वोल्ट, VCB बराबर -8 वोल्ट, इस तरह से। यानी कि VCB को हमने यहाँ क्या रखा? कांस्टेंट। VCB को हम क्या रखते हैं? यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं और इस तरह से वक्र यहाँ इनके मध्य खींचे जाते हैं। और यहाँ हम बात करें निवेशी प्रतिबाधा की, तो निवेशी प्रतिबाधा Zin, निवेशी प्रतिबाधा। और निवेशी प्रतिबाधा की यहाँ बात करें गतिक निवेशी प्रतिबाधा की, कौन सी? गतिक निवेशी प्रतिबाधा। तो Zin इज इक्वल टू डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE, और VCB क्या है आपके? कांस्टेंट। तो इस तरह से जो है हम यहाँ इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों की। कॉमन बेस के लिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किस तरह से रहेगा उसे हम डिस्कस करते हैं। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र सेकंड नंबर पे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कॉमन बेस विन्यास में जो निवेशी धारा है, निवेशी धारा IE को नियत रखते हैं। किसको? निवेशी धारा IE, इसे क्या रखते हैं हम? कांस्टेंट कंडीशन में रखते हैं, नियत रखते हैं। और जो निर्गत वोल्टता VCB है और जो निर्गत धारा IC है, निर्गत वोल्टता VCB और निर्गत धारा IC के मध्य हम वक्र लेते हैं, निर्गत धारा IC। तो ये 0, तो इस तरफ लेंगे हम IC और ये हो गया आपके
सीबी यानी कि निर्गत वोल्टता। तो यहाँ जब हम वक्र लेते हैं तो वो वक्र इस तरह से मिलते हैं हमें। तो यहाँ जो IC है, IC का मान IE का मान जो है नियत लेते हैं हम। तो यहाँ IE बराबर 0, IE बराबर जैसे 10 मिली एम्पियर, IE बराबर 20 मिली एम्पियर, IE बराबर 30 मिली एम्पियर, इस तरह से। तो ये वक्र इस तरह से बनता है। तो इसके इधर का जो भाग है ये कहलाता है आपके संतृप्त क्षेत्र, सैचुरेटेड रीजन। ये कहलाता है आपके सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन। और ये कहलाता है आपके अंतक क्षेत्र। ये कहलाता है आपके अंतक क्षेत्र, सैचुरेटेड, एक्टिव और ये अंतक क्षेत्र। ये ICO। तो इस वक्र के अंतर्गत हमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र और अंतक क्षेत्र। तो सबसे फर्स्ट में बात करता हूं सक्रिय क्षेत्र की। सक्रिय क्षेत्र में, एक्टिव रीजन में क्या होता है कि जो हमारे पास अगर जो निवेशी संधि है जिसे हम EB संधि कहते हैं। EB संधि क्या होता है, अगर बायस में रहती है और जो निर्गत संधि है वो पश्चिमायसित रहती है, तो इस स्थिति में जो IC का मान है वो IE पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ जो वक्र है वो एक दूसरे के क्या मिलते हैं, समांतर मिलते हैं। तो सक्रिय क्षेत्र में जो है वक्र एक दूसरे के क्या मिलेंगे, समांतर, यानी कि IC डिपेंडेंट होता है IE पर। बात करते हैं हम नंबर 2 पे अंतक क्षेत्र की। ये रहा आपका अंतक क्षेत्र, यानी कि इससे नीचे का क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपके अंतक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में दोनों संधियां पश्चिमायसित होती है। तो अंतक क्षेत्र प्राप्त होता है। दोनों संधियां किस कंडीशन में होती है, पश्चिमायसित। तो पश्चिमायसित में क्या मिलता है आपको, अंतक क्षेत्र प्राप्त होता है। यानी कि IE बराबर 0 और तथा VCB के मध्य, IE बराबर 0 और VCB के मध्य का जो बना ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, आपके अंतक क्षेत्र कहलाता है। और इस अंतक क्षेत्र कहते हैं, इस स्थिति में IE बराबर 0 होने पर क्षरण धारा ICO के तुल्य धारा प्राप्त होती है। यानी कि धारा IE का मान 0 होने पर क्षरण धारा ICO के तुल्य जो है धारा का मान हमें यहाँ प्राप्त होता है। ये यहाँ बताया गया है। तीसरा क्षेत्र होता है संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र में इस स्थिति में दोनों संधियां अग्रवायस की स्थिति में होती है और संतृप्त क्षेत्र प्राप्त होता है अगर दोनों संधियां अग्रवायस की स्थिति में होने पर। इस स्थिति में VCB का जो मान है, VCB का मान बढ़ाने पर, ये VCB का मान रहा, इस VCB का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाने पर जो IC का मान है वो चरघातांकी रूप से, देखिए आप, बढ़ता जाता है। ये चरघातांकी रूप से प्रत्येक
जगह जो है चर घातांकी रूप से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये 3 क्षेत्र थे, तीनों क्षेत्रों को हमने स्टडी किया। अगला हम टॉपिक लेते हैं, उससे पहले हम निर्गत अभिलाक्षणिकों के अंतर्गत जो गतिक निर्गत प्रतिबाधा है उसको हम देख लेते हैं। तो गतिक निर्गत प्रतिबाधा, तो गतिक निर्गत प्रतिबाधा Z आउट, तो Z आउट का जो मान होगा वो होगा डेल्टा VCB, डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC, और कांस्टेंट क्या ले रहे हैं हम, I, E को क्या ले रहे हैं, नियत, ये होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक की, अल्फा DC और अल्फा AC की। तो धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा DC, तो अल्फा DC की बात करें, धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा DC, तो ये होता है IC अपॉन IE के अनुपात के बराबर, IC अपॉन IB के अनुपात के बराबर, सॉरी IE IC, यानी कि IC और IE के अनुपात के बराबर क्या होता है, IC अपॉन IE, और यहां कांस्टेंट रहेगा आपके VCB। VCB को नियत रखा जाए, VCB को नियत रखा जाए और IC और IE के मध्य अनुपात लिया जाए तो वो कहलाता है आपके अल्फा DC, यानी कि IC अपॉन IE, VCB कांस्टेंट है तो ये अल्फा DC कहलाएगा। और अल्फा AC, अल्फा बात करें हम अल्फा AC की, यानी कि गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक की बात करें अल्फा AC की, तो ये होगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE VCB कांस्टेंट। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ ये पद प्राप्त होते हैं। अल्फा DC हमें जरूर ध्यान रखना है IC अपॉन IE, क्योंकि अल्फा बीटा रिलेशन में हमारे ये काम में आएगा। और अल्फा AC का मान लगभग जो है, ये जो अल्फा AC है इसका लगभग मान जो है 1 के आसपास हमें फाइंड आउट होता है, 0.91 से 0.99 के मध्य भी हो सकता है, यानी कि 1 या 1 से कम ये मान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तो अगला हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो है कॉमन इमिटर विन्यास में ट्रांजिस्टर। कॉमन इमिटर विन्यास में ट्रांजिस्टर इस तरह से देंगे हम, ये आधार हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये हो गया आपके इमिटर, यानी कि इमिटर को हमने क्या किया है, कॉमन किया है। तो ये और ये NPN ट्रांजिस्टर हमने यहाँ काम में लिया है, NPN, यानी कि धारा हमेशा कहाँ से होगी, P से N की ओर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। इस और अब यहाँ पे इसे कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात करें तो निवेशी, यानी कि निवेशी, और जब उत्सर्जक को ट्रांजिस्टर में निवेशी, यानी कि जो उत्सर्जक है, इमिटर है, इसे निवेशी भाग, ये रहा निवेशी भाग और ये रहा आपका निर्गत भाग। तो निवेशी और निर्गत के मध्य, ये निवेशी हो गया, ये निर्गत हो गया, तो निवेशी और निर्गत के मध्य जब उत्सर्जक भाग को वैनिष्ट कर दिया जाता है तो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को कहते हैं हम
कोमल एमिटर या उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास ट्रांजिस्टर हम इसे कहते हैं। तो अब हम इसके जो वोल्टता और धारा के जो वक्र हैं उनको समझेंगे कि वोल्टता धारा वक्र कैसे होते हैं इसमें। अब यहाँ सबसे फर्स्ट हम देखते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्रों के अंतर्गत हम निवेशी धारा IB और निवेशी वोल्टता VBE के मध्य वक्र लेते हैं और इस स्थिति में हम कांस्टेंट रखेंगे VCB को, VCE को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो VCE को कांस्टेंट रखते हुए जब हम वक्र खींचते हैं तो वक्र कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होते हैं। तो VCE बराबर 0, VCE बराबर जैसे 1 वोल्ट, VCE बराबर 2 वोल्ट, VCE बराबर 3 वोल्ट। तो यहाँ VCE को हम कांस्टेंट रखते हुए IB और VBE के मध्य वक्र लेते हैं। तो यहाँ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों के अंतर्गत हम देखते हैं कि VCE और IC के मध्य हम वक्र लेते हैं। तो यहाँ और कांस्टेंट रखते हैं हम IB को। IB के अलग अलग वैल्यूज पर जो है हम जब वक्र लेते हैं तो ये वक्र इस तरह से हमें मिलता है। यहाँ पर भी 3 क्षेत्र मिलते हैं हमें, संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र और अंतः क्षेत्र। सबसे फर्स्ट हम बात करें सक्रिय क्षेत्र की। नंबर 1 सक्रिय क्षेत्र। सक्रिय क्षेत्र की स्थिति में जो निवेशी भाग है, निवेशी, इसे हम अग्रवायस रखते हैं और निर्गत भाग को जो है हम पश्चवायस की स्थिति में रखते हैं। तो उस स्थिति में जो है हमें वक्र इस तरह से जो है एक दूसरे के पैरेलल मिलता है। तो यानी कि जो धारा IC है वो IB पर के मान पर क्या करती है, डिपेंड करती है, निर्भर करती है। बात करें हम दूसरे क्षेत्र की, यानी कि दूसरा क्षेत्र हमारे पास जो कि अंतः क्षेत्र है। तो अंतः क्षेत्र का जो भाग है वो यानी कि IB बराबर 0 से और VCE के अक्ष के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है आपके अंतः क्षेत्र का भाग कहलाता है। इस स्थिति में जो IB बराबर 0 होने पर जो शरण धारा है यानी कि ICO के तुल्य धारा प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ ये अगर IB बराबर 0 है तो ये भाग इसके बराबर धारा प्राप्त होती है, हमें इसमें शरण धारा के बराबर धारा प्राप्त हो जाती है इस स्थिति में। अब बात करते हैं हम संतृप्त क्षेत्र की, यानी कि सैचुरेटेड भाग। सैचुरेटेड जो एरिया है, रीजन है, उसमें क्या होता है कि इस क्षेत्र में दोनों जो संधियां हैं वो अग्रवायस में होती है। ये संधि भी अग्रवायस में होती है और ये संधि भी किस में रखी जाती है, अग्रवायस में। यानी कि निवेशी और निर्गत दोनों संधियों को किस में रखते हैं, हम अग्रवायस की स्थिति में रखते हैं। और जबकि जो अंतः क्षेत्र है, अंतः क्षेत्र की स्थिति में दोनों संधियों को हम किस में रखते हैं, रिवर्स वायस में, पश्च वायस की स्थिति में रहती है दोनों संधियां। सक्रिय क्षेत्र में कैसी रहती है, दोनों संधियां अग्रवायस की स्थिति में रहती है। तो जब अग्रवायस की स्थिति में होती है तो यहाँ जो वोल्टता का मान है उसे बढ़ाने पर जो धारा का मान है वो चरघातांकी रूप से धीरे कुछ समय तक तो जो है स्थिर रहता है, लेकिन जो है फिर जो VCE के बढ़ने के साथ साथ जो है VIC का जो मान है वो एकदम से इंक्रीज होता है, एकदम से एकाएक बढ़ता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शुरू में जो है VCE के बढ़ने के साथ जो है धारा का मान जो है कम बढ़ता है, लेकिन एक मान पर जो है ये क्या होता है, एकाएक
इसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, तीव्र वृद्धि होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।